बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सली। नाज़रीन, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की जानिब से जुमे को मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी गई है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर साहब की जानिब से कहा गया है कि हमारा एहतजाज मुल्क में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ होगा। जबकि पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 मेंबरान के खिलाफ कल रेफरेंस दायर करने का फैसला किया गया है और मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे हुआ है। अफगान गालिबन जो फुटेज है उसमें तो ये कि अफगान या दूसरे जो हैं वो नौजवान हैं और वो झंडा उतार रहे हैं पाकिस्तान का और ये वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि सफारती अंदाज में सख्त तरीन मौक़िफ़ जो सफारती लैंग्वेज में इस्तेमाल हो सकता है तो उस पर एहतजाज किए। ये जो है ना, ये तो जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, ये तो एक मसला ऐसा है जो कि दरपेश है और रहेगा। और इसको ये अफ़गानिस्तान को मैं एज़ अफ़गानिस्तान हमारा एक बड़ा ब्रादर मुल्क है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी सिस्टम बनने से पहले कोई भी वो रियासत क्या शक्ल इख्तियार करती है, इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी अर्सा लगेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, अफ़गानिस्तान मतलब हम यहाँ पे अपने अंदाज में देख रहे हैं अफ़गानिस्तान को, ईरान में बैठा हुआ शख्स अपने अंदाज में देख रहा है, अमेरिका अपने अंदाज में देख रहा है, चाइना अपने अंदाज में। लेकिन अगर आप एक अफ़गान के नुक्ता नज़र से देखें ना, मतलब वो मुल्क जो है वो, मतलब आप अगर देखें 80 की दहाई से, तो वहाँ पर हुआ क्या है। 80 की दहाई से चले जाएं या 70 की दहाई से चले जाएं, कभी वहाँ पे फांसियाँ लग रही हैं, कभी वहाँ पे तख्ते उल्टे जा रहे हैं, एक बब्र कारमल, दूसरा तीसरा, खाद आ गई, दुनिया भर की एजेंसियाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी उस दौर में बहुत हुई है। जो पहला, यानी देखें भुट्टो साहब के दौर में हिकमत यार वगैरह आए थे ना, तो उससे पहले जो है वो वहाँ पर गड़बड़ तो 70 की दहाई से भी पहले शुरू हो गई है। तो बात ये सारी कि अब वो मुल्क जो है वो एक दौर में बड़ा एक खूबसूरत मुल्क भी था, बाद में वो खुद ही वहाँ पर उन्होंने यानी वो ज़ाहिर है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो भी कुछ हुआ उसका वो, फिर उसके बाद वहाँ पर जो होता रहा है वो एक, उसको एक प्रॉपर मुल्क की शक्ल देना कि हम एक्सपेक्ट करें कि जी वहाँ पे फौरी तौर पे जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की पार्लियामेंट होगी और ज़बरदस्त कोई मतलब है कि सारा ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल कुछ नहीं। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो अब काफ़ी उम्र को पहुँच गए हैं, काफ़ी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े ज़बरदस्त बड़े प्यारे लोग हैं अफ़गानिस्तान के, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं जो थोड़े थोड़े पैसों पे जासूसी करते हैं, कोई एक मुल्क के लिए, कोई दूसरे मुल्क के लिए, कोई इधर से मुखबरी, कोई उधर से मुखबरी। देखिए उस मुल्क में आप देखें तख्ते कैसे उल्टे हैं हुकूमतों के, कितने वायलेंट और ब्लडी वहाँ पे आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो मतलब फांसियाँ और होता है ना गोलियाँ और एक दूसरे पे शक, और किसी ने कोई बात कर दी, मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ जनाब। ये तो अभी हमें टीटीपी नज़र आ रहा है ना, गुल बहादुर, उससे पहले ये पूरे ये आप तुर्कमेनिस्तान और ये जनाब चाइना के अंदर दहशतगर्दी और ये जो सारा खत्ते के अंदर, तो उसका मरकज़ तो अफ़गानिस्तान सॉइल रही है और बरसा बरसे रही है। और आप सोचें ना कि उस वहाँ पर उनके कितने नेटवर्क्स होंगे, कितने रास्ते होंगे, कितना कुछ उस मुल्क में होगा, असलहा, किस कौन से मुल्क से क्या स्मगलिंग। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि वो उन्होंने एक ख़ास अंदाज में अफ़गानिस्तान को, हम अफ़गानिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो उसको एक नॉर्मल स्टेट बनने में एक अर्सा लगेगा, ये मेरा तासुर है। और उसमें तमाम लोगों को, तमाम खित्ते को, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, उनको अफ़गानिस्तान की
एक अंदाज में मदद करनी चाहिए और ये बात क्लैरिटी के साथ इसमें, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा ना इसमें टाइम लगेगा। उसकी वजह ये कि एक इंतहाई वायलेंट मतलब वायलेंट मुल्क रहा है वो। उसमें आप क्या क्या ख्याल है कि एक आदमी आराम से सुकून से किसी घर में किसी कमरे में अपनी फैमिली के साथ, ऐसा हुआ ही नहीं है वहाँ। वहाँ हर घर जो है वो या इसका है या उसका है या मुखबिर है या आगे है या पीछे है, और या मतलब सर्वाइवल ही इस तरह का एक माहौल में रहा है ना वहाँ पे। और फिर जो 9/11 के बाद हुआ तो एक बंदा वहाँ रह ही नहीं सकता था नॉर्मल, या उसने किसी का मुखबिर होना था या किसी गैर मुल्की कुव्वत के लिए काम करना था या उसने तालिबान किया था, मतलब इसके अलावा तो थर्ड ऑप्शन था ही नहीं ना। अब मसला ये है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो जनरेशन्स उनकी जो है वो सफ़र कर चुकी हैं, और ये नहीं है कि वो कोई ऐश ही कर रहे हैं, वो खुद भी बदहाल हैं। वो खुद भी अफगानिस्तान एक बदहाली का शिकार मुल्क है। उनकी इकॉनमी, उनके मामलात, उनके स्कूल कॉलेजेस नॉर्मल जगह तो नहीं है। अब इशू ये कि वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, और ये जो एक ग्रुप है ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है और यहाँ से एक रिएक्शन जा रहा है। लेकिन उस रिएक्शन में एक तो होगा ना कि आप सख्त बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक हमें उसको मुस्तकिल एक ऐसे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो करेंगे तो एक रिएक्शनरी फोर्सेस, दूसरी पावर्स, देखें ना हम तो कहते थे ना पाकिस्तान आपको शुरू से, तो वो कहते तेल डालने वाले बड़े बैठे हुए हैं। तो उसको हैंडल मेरे ख्याल से कुछ ऐसे करें कि सफारती मामलात पे इट विल टेक टाइम। ये जो पहले दिन हुआ ना कि पाकिस्तान उनको स्कॉलरशिप दे रहा है उनके बच्चों को, ये आसिफ दुरानी साहब ने मैसेज दिया साथ, तो साथ ही उनको कि भाई ये लोग हैं, ये है, ये आपके यहाँ क्यों बैठा हुआ है, और ये देखें ये प्रूफ्स हैं, ये ऐसे। और वो ऐसे लोग हैं जो समझते हैं बात को, अच्छा मतलब उनको कायल करें, आप नहीं कायल होते दोबारा कायल करें, फिर कायल करें, ठीक है ना, मतलब दोबारा उनको समझाएं ये बात। मैं आज उनका ये देख रहा था खामा प्रेस, तो आज उनके वहाँ से ये जो है ये 25वीं स्लाइड दिखें, 4000 अफगान रेफ्यूजीज को निकाला है किसने 3 दिनों में, पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान और ईरान ने। ये 25th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, पाकिस्तान और ईरान से 3 दिनों में 4000 अफगान महाजरीन को बाहर किया गया। तो उसका मतलब ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये इशू जो है ये हम दिखा सकते हैं 25th स्लाइड अगर खामा प्रेस की दिखा दें तो बड़ा अच्छा कोट हो जाएगा जी। अब इशू ये है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इशू पाकिस्तान का सिर्फ नहीं है, ये पूरे खित्ते का इशू है, और पूरे खित्ते को मिलके एक बात उनसे करनी चाहिए। पाकिस्तान अपने लेवल पे तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही दूसरे मुल्कों को भी इस बात का अंदाज़ा होगा, और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान चेंज होगा विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि सर्वाइवल नहीं है उसके बगैर। अगर आप एक नॉर्मल रियासत, अगर आपके पास बच्चियों के स्कूल, आपकी इकॉनमी, आपके पड़ोसियों से ताल्लुक, और पाकिस्तान तो उनका सबसे बड़ा वकील है दुनिया में, पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा वकील है कि भाई उनके एसेट्स जो फ्रीज किए हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको वापस किया जाए, उनके यहाँ स्कूल खोले जाएँ, कॉलेजेस खोले जाएँ, रिकग्निशन। पाकिस्तान तो सबसे, पाकिस्तान से बढ़कर उनका वकील कौन है अफगानिस्तान का। लेकिन इशू ये है कि उसके लिए उनको भी कुछ करना होगा ना। आपको पाकिस्तान कोई उनसे कोई बड़ी डिमांड तो नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान कोई उनसे ये तो नहीं कह रहा कि भाई हमें कोई मतलब वहाँ पर कोई प्रो पाकिस्तान हुकूमत आनी चाहिए, ऐसा नहीं कर रहा पाकिस्तान का वो पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की कि प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमारे पड़ोसियों की है, हमारे पड़ोसियों की पॉलिसी है ये ख़त्म। इसीलिए चारों तरफ से जो धबड़धूस हो रहे हैं ना, वो कभी नेपाल से खबर आ जाती है, उधर ओली आ गया वापस, कभी उधर मालदीव के अंदर कुछ हो गया, इंडिया आउट भाई इंडिया इन इंडिया आउट, इंडिया इन इंडिया आउट। ये क्रिकेट नहीं है, ये गवर्नमेंट्स गिर रही हैं, इंडिया इन इंडिया आउट, इंडिया इन इंडिया आउट। ये मतलब इलेक्शन ही इस नारे पे हो रहा है। तो हमें वहाँ प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें मतलब एंटाई पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान का, जितना मैं समझता हूँ इतने अरसे में, क्योंकि ज़ाहिर है इतने सालों में उन बहुत से लोगों से उनकी मुलाकात हुई और वो हमेशा तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, फलां है भाई। स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ मेरे ख्याल से, मैं भी रहूँगा जितना मैं लोगों से मिला हूँ और इतने सालों में बातचीत हुई है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि वहाँ पर कोई एंटाई पाकिस्तान सेटअप ना हो। मैं हमेशा ये पूछता था बहुत से सफारतकारों से भी और
जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं दोनों साइड्स पे और बाहर भी, कि ये क्या है यार वहाँ पर हमारी क्या, वो कहते हैं नहीं, हम कभी नहीं कहते प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट, हम कहते हैं एंटाई पाकिस्तान एलिमेंट्स को नहीं होना चाहिए, दैट इज द पॉलिसी। बाकी आपकी जो आप जमहूरियत लाएं, अपना सेटअप बनाएं, उसको कोई इस्लाम का रंग दें, उसको एंटाई पाकिस्तान आपके यहाँ से नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एंटाई अफगानिस्तान हमारे यहाँ से नहीं हो रहा। मतलब आप मुझे बताएं कि वहाँ पर इस वक्त जो उनके लोग हैं सारे, जो भी उनके सेटअप में, तो क्या उनको पाकिस्तान किसी के पीछे लगा हुआ है? या पाकिस्तान वहाँ काबुल के अंदर कुछ करेगा? ये पाकिस्तान कोई कंधार में कोई धमाके, ऐसा तो नहीं है ना। इशू ये सारा कि ये उनको उनके साथ सफारतकारी और सॉफ्ट बात भी, और उसके साथ ही जो एक सख्ती के साथ मैसेज जा रहा है वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं रह सकता ये सारा मामला। और उसके नतीजे में ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो एक एबनॉर्मल सा मुल्क बन चुका है इतने सालों में। बेशुमार उनके लोग, बहुत सारे लोग उनके जो हैं वो, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने गलत किया है, वो चले गलत किया है एक तरह से, मैं मतलब आई टेक माई वर्ड्स बैक, लेकिन वो एक हालात ही ऐसे रहेंगे, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, यहाँ पे लोगों ने बनवा लिया, उनके पास कोई तरीका नहीं था। बाहर बहुत सारे आपको मुल्कों में ऐसे लोग मिलते हैं जो जिनके पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं। तो एक आहिस्ता 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 करके हमने इन चीज़ों को ठीक करना है, और ये उनको बताना है कि भाई ये इशू जो है, इस इशू को आप ख़त्म करें। और मैंने कहा ना, ईरान से ये जो उनका प्रेस बता रहा है कि ईरान से महाजरीन को, पाकिस्तान अकेला नहीं है इसका मतलब है, इसका मतलब है कि दूसरे मुल्कों भी कंसर्न है भाई कि ये हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं अभी तक लोग, और हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। और इतना खूबसूरत मुल्क है, इतने अच्छे प्यारे लोग हैं, और उनको लेकिन ग्रेजुअल उनकी, चूँकि उनका जहन ही इस तरफ, एक जंग के माहौल में, किसी के ख़ानदान में कैजुअल्टीज़ हैं, किसी के कुछ तालीम के मौके नहीं मिले, बाहर गए इधर उधर, मतलब वो एक बड़ी टफ लाइफ गुजरा। कुछ अर्से पहले मेरी एक जगह पे यूरोप में, वहाँ पर एक जगह जाने का, तो मैं होटल में ठहरा हुआ था, तो वहाँ अफगान थे, तो कहते हैं अच्छा आप ये वो बात, मुझे उन्होंने खाने में बुला लिया रात को। वो ये यंग बच्चे थे, मैं उनके साथ बैठा, जाके काम कर रहे थे वहाँ पे, कुछ इमिग्रेंट्स ही थे सारे, उन्होंने खाना रात को किया, और वो गपशप आगे पीछे, वो ऐसे नहीं है, अपनी शिकायतें भी कर रहे हैं। अच्छा मैं सुन रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, अच्छा नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। उनको मतलब इंगेज करके ना, यू फील कि उनको कोई नफरत वाली फीलिंग नहीं है, उनको उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनके कोई इश्यूज हैं, उनकी जो ब्रेन वॉशिंग हुई है, जो भी कुछ हुआ हुआ है, आप बैठ के उनके साथ। और बाकी जो हार्ड कोर टेररिज्म है, उसको तो आप बिल्कुल ही एक तरफ रख देना कि ये एक तरफ है। बाकी जो है मामलात उनके जो सिविलियन साइड पे जो नॉर्मल लोग हैं, आपकी ट्रेड चल रही है उनके साथ, उसको, और ये तो ज़ीरो लगा देना काटा कि भाई ये जो लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। और ये हमारे अंदर लोग अगर यहाँ जाने जाती हैं, शहीद होते हैं लोग, तो ये तो ज़ीरो टॉलरेंस है, बात ख़त्म। मतलब ये कोई ऐसा, मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा टफ मामला है। और बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क के साथ, हम नहीं, पूरी दुनिया एक ऐसे मुल्क के साथ डील कर रही है जहाँ आप तसव्वुर करें, मतलब वहाँ पर वो नजीबुल्लाह के साथ क्या हुआ, वहाँ पे आप उसे पहले देख लें, उसके बाद देख लें, उसके इनखला हो रहा है। एक फ़ौज है वो अजीब अंदाज में निकली, दूसरी सुपर पावर वो अजीब, वो एक निकली टूट गई, दूसरी निकली तो वो पता नहीं किस तरह निकली, क्या पीछे असला कोई छोड़ गया, कोई कुछ छोड़ गया, कुछ, तो वो इट विल टेक टाइम कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बने, पुलिस हो, वहाँ पे कोई अदालतें हों, कोई सिस्टम हो। और इस दौरान ये ग्रुप्स वहाँ पे आर्जी तौर पे छुपे हुए हैं। जब वो एक नॉर्मल मुल्क बनेगा, और इंशाल्लाह बनेगा, हम बनाएंगे, अब हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उस वक्त ये सारे साफ हो जाएंगे, ठीक है। और पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा वकील होगा, मैं ये भी बता दूं आपको, अभी भी है पाकिस्तान सबसे बड़ा वकील। अगर ये हरकतें ना हो रही होती तो शायद पाकिस्तान पूरी पावर के साथ उनके बहुत सारे मसाइल हल करवा चुका होता, लेकिन चूंकि वहां ये इशू खड़ा हो गया, तो पाकिस्तान तो सबसे पहले, पाकिस्तान का स्टांस ये था कि उनके एसेट्स को आप वापस करें, उनको, मतलब पाकिस्तान तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा था। लेकिन साथ ही ये ग्रुप्स जो हैं, ये अगर, और ये मेरा नहीं ख्याल कोई ये गुल बहादुर टाइप, ये कौन है क्रिमिनल, ये जो भी गैंग्स हैं, ये टीटीबी टाइप, इनका ना कोई मंतरा है, ना कोई इनका कोई, इनको कुछ सुनने को तैयार है। और सूनर और लेटर इनको जो है वो टैकल कर लिया जाएगा, वहीं की हुकूमत करेगी यकीनन। और बाकी ये है कि बाकी जो उनको यूथ में या बाकी जो कंसर्न्स हैं, वो भी विद पैसेज ऑफ टाइम, मेरा ख्याल है इट विल टेक सम टाइम। एक मुल्क ऐसा है जो बहुत बुरे हालात से गुजरा है,
तो उस मुल्क के अंदर जो है वो ब्रेन वॉशिंग या आगे पीछे मुखबरी, छोटे छोटे बच्चे, उनको हायर किया हुआ है किसी मुल्क की एम्बेसी ने, वो किसी सिक्योरिटी एजेंसी ने हायर किया हुआ है मगरबी, वो मुखबरियाँ करता फिर रहा है, छोटा सा बच्चा, उधर ड्रोन अटैक होगा बाद में, ये हो, मतलब एक अजीब सा जो है ना वहाँ। तो हमें उसको देख के आगे चलना है। दूसरी बात ये है कि ये जो 7 दिन है अगले, ये पाकिस्तानी सियासत में भी बड़े अहम है। एक तो रेफरेंस में उससे ज़्यादा बात नहीं, कोई रेफरेंस दायर हो रहा है। कल रात को मौलाना साहब का बयान आया, बाद में तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं है, उसके आपस में इनकी कोई कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है, वो शायद वो ये वो चल रही है ना चीज़ें, वो जी वो कर दिया उसने, वो कर दिया, नहीं, मौलाना साहब के साथ कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उससे पहले बहुत इवेंट्स हो जाएंगे। देखिए जुमे को एहतजाज हो रहा है, तो जुमे से पहले तो ये 7 दिन इसलिए इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने कहा कि मैं अगले 10 दिन में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन होते देख रहा हूँ। अच्छा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्ट डाउन की हज़ारों लोग बहुत सारी उसको बता रहे हैं कि भाई उसकी तशरीहात हो रही हैं कि क्या मुराद है उसमें, कोई इमरजेंसी लगने जा रही है, कोई इमरजेंसी प्लस प्लस लगने जा रही है, और कोई पता नहीं उससे आगे का कोई टेक ओवर होने जा रहा है, कोई मतलब उसका पहले से जो है ना, मतलब ये पहली दफ़ा होगा अगर ऐसा होगा, इतना उसका बैंड बाजा बारात के साथ कुछ होगा। अच्छा होगा ज़रूर कुछ, मगर जो एक हो रहा है ना ऐलान सब कर रहे हैं कि अच्छा उसको रोकने की कोशिश कर रहा, सब खुश हैं, उसको कह रहे हैं कि होने जा रहा है, बस कुछ होने जा रहा है। अच्छा होने तो जा रहा है तो होगा, अभी जो होना है उसको होगा, क्योंकि मुल्क इस तरह तो नहीं चल सकता जितना चल रहा है। और मैं तो ये बात जब आज से 10 साल पहले करता था तो उस वक्त अच्छी खासी जो है ना मेरे तो वो भी तनकीद भी होती थी। मैं ये कहता था भाई मेरी बात सुने, फ्रांस में ये वाक़या हुआ, उधर ये वाक़या हुआ, वो 24 घंटे के अंदर अंदर अपने नए रूल्स, अपने नए कवानीन, अपनी सिक्योरिटी के हवाले से, अपनी मईशत के हवाले से, वो उनके यहाँ कोई बहस, मतलब या तो बड़ी लंबी कोई बहस की जी मैक्सिको के साथ इमिग्रेशन कैसे होगी, तो जनाब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन का टाकरा लगा हुआ है। ये जो इश्यूज है ना, इकोनॉमी का मसला, आपकी सिक्योरिटी का मसला, सोशल अनरेस्ट, इसके ऊपर और टेररिज्म के, इसके ऊपर ऐसे उनके कानून, ये में जमहूरियत अपनी जगह रहती है, ऐसे कानून साजी होती है, ऐसे नया आइन बनता है, नए कानून बनते हैं, ऐसे मतलब कुछ नहीं होता वहाँ। कोई आप समझे कि कोई मुल्क मजबूत हो जाए तो कहते हैं यार एक मिनट है, जो ये प्रॉब्लम है, नया कानून। उन्होंने पूरा अदारा बना लिया होमलैंड सिक्योरिटी। क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया अमेरिका का? उन्होंने बनाया होमलैंड सिक्योरिटी, 9/11 हुआ है, होमलैंड सिक्योरिटी ऐसे हो गया, ये होगा, रूल्स बना लिए। हर मुल्क ऐसे करता है। हमारे यहाँ इतनी बहस होती थी, कभी कालाबाग डैम, कभी वो जनूबी पंजाब, मतलब ये ट्रक की बत्ती कौम होती है ना। अभी IPB निकल के आ रही है 50 साल पता नहीं कितने सालों के बाद, इतना अरब रुपया महीने का खा पी के वो दौड़ गए। अब पता चल रहा है अरे IPB तो 10 अरब रुपया हर महीने का। बात यह है कि ये अब वो जगह आ गई है जहां पर फैसला करना है। मैं बिल्कुल, मुझे नहीं पता कि क्या होने जा रहा है, और अगर मुझे पता भी होगा तो मैं खुश होऊंगा। उसकी वजह ये है कि मुझे किसी ने कुछ दिन पहले सवाल किया कि डॉक्टर साहब पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। मैंने कहा जो भी होने जा रहा है अच्छा होने जा रहा है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जी वाहिद लॉजिक मेरे पास ये है कि इससे और बुरा तो हो नहीं सकता, तो जो कुछ होगा इससे अच्छा ही होगा। अच्छा, वो चुप होकर कहते हैं अच्छा डॉक्टर साहब। मैंने कहा यार मुझे ये बताएं जो हो रहा है इस वक्त यहाँ पे, उससे आगे क्या बुरा होगा? जो भी कुछ होगा इससे अच्छे, दैट इज द ओनली लॉजिक आई गेट। मैंने कहा यार इससे बेहतर ही होगा ना यार, कम से कम जो कुछ हो रहा है आप पता ही नहीं किसी को कि वो क्या है। भाई ये लोग एक दूसरे से डॉजम गाड़ियों की तरह टकराते फिर रहे हैं एक दूसरे से, क्या हो रहा है भाई, उधर टक्कर मारी, दूसरे से टकरा गया, क्या हो गया भाई? डॉजम गाड़ियाँ नहीं होती, मतलब क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, क्या होगा भाई उधर। तो जो भी कुछ होगा इससे बेहतर होगा और मुल्क इंशाल्लाह आगे चलेगा। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कुछ होने वाला है, कोई पता नहीं क्या होने वाला, खुदा क्या होने वाला है। जो भी कुछ होगा वो मुल्क के अवाम के लिए होना चाहिए ना, और होगा। तो मतलब उसमें मुझे तो कोई लंबी चौड़ी बहस नज़र नहीं आ रही कि अगर उसमें ऐसे पहलू नज़र आते हैं किसी भी चीज़ में। मैं आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और उसका हामी भी हूँ, लेकिन मुझे उसमें कोई चीज़ नज़र आती है कि अच्छा जी इसमें कोई सिस्टम बन रहा है, अदालतों का रिफॉर्म कर रहा है कोई, यही खुद बैठ के कर रहे हैं ना, ये खुद क्यों नहीं करते सारे जो हमारी इस वक्त बैठे हैं। मगर प्रॉब्लम ये कि एलिट क्लास है तो वो अपने मफादात के तहत उनको भी ख़ास वक्त पे याद आता है ना कि इतने अरब रुपए की चोरी हो रही है बिजली की, तो वो तो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। ये ना उनका इशू है
हसीना वाजिद का आपको पता है वहाँ पे क्या हो रहा है? मैं जरा 2 मिनट बात करके वापस। हसीना वाजिद का अजीब किस्सा हुआ है। हसीना वाजिद जो हैं ये 19 साल से इक़्तिदार में है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश अब ज़रा डिस्कस हो रहा है हर जगह। उस दिन बात की थी तो थोड़ा सा लोगों ने फिर उसको अच्छा है कि रीजन पे भी नज़र रखें। हसीना वाजिद जो है 19 साल से हैं इक़्तिदार में, और ये 19 साल से पावर में और डिक्टेटर हैं। मतलब ये एक टोटल डिक्टेटर की इनके पास, मतलब इनकी अपनी फोर्स और इनकी इतनी एरोगेंस कि पब्लिक में, अभी तो इन्होंने रजाकार वाला लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, उसमें मैं बाद में बात करता हूँ, इन्होंने टॉन्ट किया। लेकिन थोड़ी देर से पहले इन्होंने एक और स्पीच की एक जगह, उसमें कहती है कि मेरा जो चपड़ासी है ना, किसी ने कहा कि जी आप ये हैं आप वो, कहती है 1 मिनट ठहरो, मेरा चपड़ासी जो है ना वो $40 मिलियन की गड़बड़ कर गया था, तुम कर सकते हो तो कर लो कुछ। और उसे हेलीकॉप्टर में जाता है मेरा चपड़ासी पीएन। मतलब ये इतनी एरोगेंट खातून है, इन्हें ख्याल है कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और अच्छा, तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि ये एक तो अमेरिका का इशू था पहले से इन पे, ये कोई 13 साल से इनका चाइना के साथ मामला। लेकिन आप एक वक्त में उधर भी इधर भी दाएं भी आगे बाएं भी, ये इलेक्ट हुई। इस साल इलेक्शन का साल है, तो पहला जो इलेक्शन हुआ 2024 में वो बांग्लादेश में हुआ, ये चौथी दफ़ा आ गई, अपोजिशन ही नहीं तो आ गई। अच्छा, उसके बाद ये है कि इनके आने से बहुत पहले, इस इलेक्शन से बहुत पहले, वहां पर इंडिया आउट कैंपेन चल रही है। इंडिया आउट जैसे मालदीव में है ना, इंडिया आउट कैंपेन वहां चल रही है। और वो इंडिया आउट जो कैंपेन है उसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो, यानी आप ये देखें कि ये मैं आपको 8 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस दिखा रहा हूँ, ये देखें इंडिया आउट कैंपेन इन बांग्लादेश, ये 22वीं स्लाइड। इंडिया आउट कैंपेन यानी वहां मुल्कों को वो इस तरह बना दिए है मोदी सरकार ने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वहां पर ये मालदीव कौन है जी, मालदीव तो हमारा गुलाम है और यहाँ तो हमारा बंदा होगा, जो दूसरा होगा दुश्मन होगा और हम काबू में रखें। ये इन्होंने किया हुआ भूटान के साथ, ये नेपाल के साथ, ये किया हुआ बांग्लादेश, ठीक है ना। वहाँ गए थे मोदी तो नारे, वहाँ के हसीना वाजिद की मौजूदगी में गए थे ना, मोहतजाज हंगामे शोर शराबा, क्योंकि वहाँ जो दूसरी कुव्वतें हैं वो इंडिया आउट के, इंडिया को आउट करो। तो ये इंडियन एक्सप्रेस। अच्छा, फिर उसके बाद फर्स्ट पोस्ट, अगर किसी ने और डिटेल पढ़नी हो तो ये फर्स्ट पोस्ट, ये 4 अप्रैल 23वीं स्लाइड, अनदर इंडिया आउट कैंपेन। अच्छा, अब इशू ये है कि वो वहाँ पर उन्होंने अभी थोड़ी देर आज उन्होंने कहा कि जी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो वापस कर दिया, यानी वो जो कोटा सिस्टम था 30% वाला वो ख़त्म करके उन्होंने कहा 5% होगा। इसके ऊपर देखना है कि वो इंडिया में, सॉरी बांग्लादेश में इश्यूज रिजॉल्व होते हैं कि नहीं होते, क्योंकि वहाँ पर जब मेरी बात हुई थी कुछ अर्सा पहले, वहाँ पे अपने जो हमारे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे पूछता था कि ये क्या है वहाँ पे, ये इंडिया आउट क्या है यार, ये हर जगह जहाँ देखो तो इंडिया आउट, इंडिया इन, इंडिया आउट, ये क्या मुल्कों में क्या किया हुआ है इंडिया ने, मतलब ये किस तरह से इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो कहते नहीं यार बस यहाँ पे है और वो तो ये कोई बात है भला, और ये तो वो उन्होंने बड़ा वोकली बोला। फिर साथ उन्होंने मुझे और बदल, उन्होंने कहा जी अदालतें जो है ना, मैंने कहा अदालतें आपकी, कहते हैं हमारी अदालतें जो है ना हसीना वाजिद की उंगलियों पे नाचती हैं, तो हमारा कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं है। इतने सालों में हसीना वाजिद ने चुन चुन के वहाँ पे एक एक जज अपनी मर्जी का लगाया हुआ है। तो अब जब ये आज फैसला आया उनकी सुप्रीम कोर्ट का, तो पहली चीज़ मेरे जहन में आई कि उनके जो लोग सड़कों पे हैं वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, कि वो समझेंगे कि अच्छा 1 मिनट ठहरो, पहले हसीना वाजिद ने ये करवाया अदालतों से और फिर उसने देखा कि हंगामे हादसे बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा, और वो एक नौजवान जो खड़ा हुआ है ऐसे करके हाथ कर रहा है और ऊपर, और उसको गोलियां मार रहे हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, वो वहाँ पे अलामत बन गया है एक रेजिस्टेंस की। जब उनको वो कहते हैं कि जी वो, चूंकि उनको पता है कि हसीना वाजिद डील करती हैं, मतलब उनके सारे जज हैं, तो उन्होंने ये करवा लिया वापस। तो मैं मतलब ये तासुर वहाँ बना होगा, ये क्योंकि मुझे बहुत पहले उन्होंने बताया कि ये अदालतें उनकी उंगलियों में नाचती हैं, ये लफ्ज़ था, तो इसीलिए मुजाहरे होते हैं और लोग अदालती निज़ाम पे एतबार नहीं करते। अच्छा, अब इन्होंने जनाब जब ये कहा कोटे का, तो उसके साथ ही आ गया कि उन्होंने रजाकार वाला जुमला इस्तेमाल किया, वो जो हैदराबाद दक्कन से निकला है, वो जो बहादुर यार जंग, उसकी हिस्ट्री है पूरी रजाकार लफ्ज़ की। लेकिन ये बाद में ये 71 के अंदर जो है ये वो लोग जो जिसमें बिहार के लोग थे या जो पाकिस्तान में, अब वहाँ पर यानी जो
अब अजीब बात देखें कि शुरू कहीं और से हुआ, नारे लग रहे हैं पाकिस्तान, यानी रजाकार के नारे लग रहे हैं। रजाकार वो थे जो जमात इस्लामी के साथ थे, जो बाकी लोग थे, जो बिहार से ताल्लुक़ था, और बड़े गरीब गुरबा लोग थे। तो वो जो हैं वो जनाब निकले हुए हैं सड़कों पे, और वो ये कह रहे हैं कि कोटा सिस्टम इसलिए लेकर आई मोहतरमा कि अपने हामियों को नौकरियां देंगी। दरमियान में क्या हुआ कि ये एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तकरीब में शरीक हुई, उनकी तकरीब हलफबरदारी में। उससे पहले चाइना का दौरा किया, चाइना का दौरा इनका फेल हो गया। इस तरह से फेल हो गया कि एक दिन दौरा कम करना पड़ गया, और उस दौरे में ये जो डिमांड्स लेके गई थी वो शी जिनपिंग से मीटिंग भी छोटी हुई, चाइना का दौरा ठीक नहीं गया। और उस दौरे के बाद एक तो मीटिंग ठीक नहीं हुई, दूसरा ये कि उन्होंने 5 बिलियन की बात की, $100 मिलियन उनके ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है। और वो मतलब इस तरह होता है ना कि जी हम इधर भी हैं तो हम इधर भी हैं तो हम ऐसे भी करेंगे वैसे। दरमियान में इन्होंने अजीब सा बयान दिया। एक सफ़ेद आदमी मेरे पास आया था और उसने मुझे कहा कि यहाँ पे एक म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़ के क्रिश्चियन रियासत बनानी है। अभी हमने जिक्र भी किया था अपने प्रोग्राम में चंद रोज़ पहले कि म्यांमार, अच्छा वो जो बयान था उसका कुछ सर पैर, वो ये दरमियान में आया। चाइना, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की हलफबरदारी, इन हंगामों और री इलेक्शन के दरमियान बयान में आया कि मुझे एक शख्स ने कहा, सफ़ेद फाम आदमी ने, कि ओ भाई एक, अच्छा लोग सोच रहे हैं बैठ के कि यार एक मिनट, अच्छा वो इंडिया वाले कह रहे हैं मणिपुर भी तोड़ना है, अच्छा ये भी तोड़ना है, अच्छा ये तोड़ना, वो बयान देके उसको कुछ सर पैर समझ ही नहीं आया कि बयान किस कॉन्टेक्स्ट में दिया इन्होंने। ये जीत गई इलेक्शन से पहले से डरी हूँ कि मैं हार ना जाऊँ, वो बयान दिया और फिर उसके बाद वो ईस्ट तिमोर की तरह बनेगा, ये बनेगा। चाइना ने भी टर्न कराई हुई है उधर से मोदी साहब। अच्छा वहाँ इंडिया में क्या सेंटिमेंट बात हुई किसी से, उन्होंने कहा ये coup हो जाएगा, चली जाएंगी तो हमें वहाँ पे मुखालिफ कुव्वतों से, हमारा तो सजेशन ये है, हमारे डिप्लोमेट्स के अंदर ये थिंकिंग पाई जा रही है कि जी जो एक ज़माने में हो गया था ना, जब यहाँ पे इंडिया को पता चला था कि, तो इंडिया ने तालिबान के साथ अपने दरवाजे खोल दिए थे गुफ्तगू के आखिरी दिनों में, आपको याद होगा बिल्कुल। तो वहाँ पर ये हुआ कि उन्होंने, वो कह रहे हैं कि जी हसीना पोस्ट हसीना वाजिद, जो तो मैंने कहा वो तो नारे रजाकार के लगा रहे हैं, कह रहे हैं जो भी नारे लगा रहे हैं भाई हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इस वक्त, तो हमारे अंदर एक सोच पाई जा रही है कि उनसे भी बातचीत शुरू करो। ये तो पता नहीं यहाँ पे coup हो जाती है या मुहतरमा के साथ क्या होता है, लेकिन ये अब चूँकि अनपॉपुलर भी 19 साल से हैं और एक डिक्टोरियल रिजीम, तो लोग सड़कों पे, नौजवान, उनके लिए जॉब्स नहीं हैं, उनमें से मतलब है कि वो 4000 नौकरियाँ निकलती हैं साल की और 3 लाख बंदा खड़ा होता है। 4000 नौकरियों के लिए 3 लाख नौजवान खड़ा होता है। जी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बनु वाक़े पर हुकूमत ने जो कमीशन बनाया गया था उसको मुस्तरद क्यों किया गया है? देखिए इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ का रिजॉल्व होना ज़रूरी है। कहते हैं ना कि वॉर में पहला, इस तरह की सिचुएशन में पहली कैजुअलिटी ट्रुथ की हो जाती है। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि बहुत सारी बातें वो सियासी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए होता है। इसीलिए जो है ना, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से ज़ाती हैसियत में, मतलब 1000 एग्री कर सकते हैं, मैं अपनी ज़ाती राय तो रख सकता हूँ, मैं उस स्कूल ऑफ थॉट जो आज की दुनिया में जो बात होती है कि यू डोंट नीड अ बॉस, यू नीड अ मैनेजर और यू नीड अ लीडर, ठीक है। यानी जिसको, यानी मैनेजमेंट, उसको मैनेजमेंट का भी हो, उसका एक्सपीरियंस भी हो, उसको पॉलिटिक्स भी आती हो, उसको सब कुछ आता हो, लीडर हो, और फिर वो मैनेजमेंट वो खाली सियासत आती है, कुछ भी नहीं आता करना। कौन हूँ मैं से सियासतदान हूँ। अच्छा ओ भाई आप करते क्या हैं? नहीं मैं सियासत करता हूँ। तो आप किसी कारोबारी अदारे में जाके सियासत करें, उस अदारा बैठ जाएगा। अगर आप कर कुछ नहीं सकते, देखें मैं कुछ सियासत के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि सियासत के साथ आपको क्या आता है, आपकी कोई, क्योंकि लीडर, एक तो लीडर है ना, लीडर के पास तो इल्म भी है, तजर्बा भी है, मैनेजमेंट का काम भी, वो लीडर तो अलग चीज है। वो खाली पॉलिटिशियन हूं मैं, इसलिए कि मैं फलाने का रिश्तेदार हूं, फलाने का भांजा भतीजा हूं, खत्म, दैट्स इट। भाई वो ये जो लीडरशिप है, इसे लीडरशिप कोर्सेज कराए जाते हैं या मैनेजमेंट के कोर्सेज, यू डोंट नीड अ बॉस, यू नीड अ लीडर, ये दुनिया भर में चल रहा है। इशू ये है कि आपने लोगों के इश्यूज मैनेज करने हैं, चाहे वो उनका पावर सेक्टर हो। अब वो सियासतदान करे तो सियासत करे, लेकिन साथ एक्सपीरियंस रखे। मतलब देखिए बात ये है कि मैं सिर्फ उसमें उधर से उठा के, इतला से उठा के साइंस में डाल दिया, साइंस से उठा के कानून में डाल दिया, कानून से उठा के इधर डाल दिया, इधर उठा के इस कमेटी में, ये कमेटी, इस तरह मुल्क नहीं चलते। अमेरिका में आप देखें ना
जो उनका प्रेसिडेंट है। अब वो प्रेसिडेंट तो हो गया ट्रंप, अब वो टीम का क्या होगी? स्टेट डिपार्टमेंट, मतलब है कि पेंटागन। ओके, वो कहेगा कि यार एक मिनट ठहर जाओ, मैं अपने भांजे भतीजे को जो है ना ये पेंटागन में लगा देता हूँ। ऐसा नहीं होता। इशू ये है कि आपको मैनेजमेंट, मुल्क मैनेज करना है ना। आज मैं मेरी अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, रियाज खोखर साहब की याद में तकरीब थी इस्लामाबाद में, तो मैं वहाँ गया। रियाज खोखर साहब की उस तकरीब में तकरीबन वो तमाम शख्सियात इतने सालों में जो फ़ॉरेन ऑफिस के जिनके साथ बड़ा ताल्लुक़ रहा, कुछ मौजूदा शख्सियात भी थी, कुछ जो जिनसे वास्ता रहा इतने सालों में, आपको अंदाज़ा होता है कितने कमाल के, कितने। रियाज खोखर साहब की तो खैर क्या बात। इनसे पहला मेरा ये मुशर्रफ साहब के दौर में थे, पहला जब टीवी चैनल आया तो पहला बैन मेरे को लगा 2002 में, वो डैनियल पर को मार दिया कराची में। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये उसे जियो नहीं था, मैंने कहा ये ब्रेक करूँ ना करूँ, दूँ ना दूँ, क्या करूँ, इस खबर को क्या करूँ। मैं चेक किया, ये प्रिंट आ रहा है, प्रिंट में आ रहा है सुबह, प्रिंट में तो आ रहा है, और रात को शो था। मैंने कहा प्रिंट में सुबह आ रहा है तो उसके बाद मैं क्या दूंगा, तो सारी दुनिया में। तो मैंने न्यूज़ ब्रेक कर दी। मुशर्रफ साहब जा रहे थे अमेरिका, लैंड हुए, पता चला पीछे यार मैं जिस चैनल पे था उस खबर चल रही है, जबरदस्त हो गया। अच्छा, उसके थोड़े दिनों बाद जो है, अच्छा मुझे अब मैंने कहा यार ये किस तरह हम कैसे बताएं, ये फॉक्स है, ये CNN है, ये भी कैसे बताएं, खबर है उसको कैसे देना है, प्रॉब्लम। खैर वो भूल गए मुझे बैन करके उन्होंने कहा बंद करो प्रोग्राम, वो अब खुलेगा कैसे। अब फिर उन्होंने कहा अच्छा, थोड़ी देर बाद खुद मुशर्रफ साहब कहते वो डॉक्टर शायद का शो नहीं आ रहा। उन्होंने कहा सर आप ही ने तो बैन किया था। कहते अच्छा अभी तक नहीं खुला, उसे खोलो यार शो को। तो उस फिर रियाज खोखर साहब उस वक्त आ गए थे फॉरेन सेक्रेटरी। फिर जो मास्टर क्लास इन्होंने मुझे दी कि यार एक मिनट ठहरो, यानी अब देखें फॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के रहे, चाइना में एम्बेसडर, अमेरिका में एम्बेसडर, नई दिल्ली में, और क्या खूबसूरत शख्सियत। और मैंने बहुत सारे जो हमारे फॉरेन ऑफिस के लोग थे उनको देखा, और मैं आप यकीन करें कि मैं सोच रहा था कि क्या हमारे पास ज़बरदस्त लोग रहे हैं और अभी भी हैं। लेकिन ये है कि वो जो एक होता है ना कि ऊपर बैठ गया कि भाई इधर से उधर, उधर से उधर, वो सारे एक्सपीरियंस लोग हैं और वो अजीब किस्म के लोगों को मतलब मजबूर हैं कि इनको सलाम करें, इनको ये करें, इनको खड़े हो जाए। भाई जिनको कख नहीं पता वो सज़ा के तौर पर उसको उधर डाल दिया, मैंने तो उधर जाना था, नहीं उधर तू ये ले ले वजारत, यार मैंने तो उधर, चलो यार मुझे ये दे दो, पर कोई पैसा तो बन जाए। इस तरह नहीं चलता। अब ये है कि ये इश्यूज़ हैं, इशू रिजॉल्व हो जाएंगे। इश्यूज़ पे कंसनट्रेट करें कि क्या इशू है, KP के अंदर क्या इशू चल रहा है, सियासत साइड पे इशू क्या है, इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। और जो इशू रिजॉल्व करे वो बिल्कुल जो है उसकी लोग बात भी सुनेंगे और उसको लोग अप्रिशिएट करेंगे। ये सियासत होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि हुदैबा की जो बंदरगाह है उसके ऊपर जनाब एक दिन फ़्लाइट लेट हो गई है नेतन्याहू की, अमेरिका की। आज निकलना था उसने, फ़्लाइट एक दिन डिले हो गई है, और इस दौरान वो मीटिंग कर रहा है अपनी नेतन्याहू, क्योंकि बाइडन की तबीयत ठीक हो रही है। इम्कान आते हैं कि बाइडन जो है मिलेगा, और मिलने के बाद वो फैसला करेगा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। अभी तक उसने ये कहा हुआ है कि मैं नेतन्याहू से मिलूंगा फिर बताऊंगा डेमोक्रेट्स को कि मैंने इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना। तो नेतन्याहू का इंतजार कर रहा है बैठा हुआ बाइडन, ठीक है। हो सकता है उसको कोविड पॉजिटिव उसको पकड़ ले, कुछ भी हो सकता है। एक दिन फ्लाइट डिले हो गई, इस दौरान ये मीटिंग कर रहा है नेतन्याहू। लेकिन कल ये हुआ कि हुदैबा की बंदरगाह बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ये यमन की वो बंदरगाह है जो बहर अमर पे है, और इसके लिए लड़ाई हुई है, बड़ी शदीद जंग हुई है। मतलब जब चल रहा था अरब ममालिक का, तो हुदैबा पे कब्जा कौन करेगा इसकी इस तरफ, बल्कि एरिटेरिया से भी बेसिस इस्तेमाल होती थी यहाँ पे अटैक के लिए। अल्टीमेटली ये हुतीस के पास है। अच्छा, यहाँ पर जनाब वो आग लग गई, डिपो था उनका, ऑयल डिपो था, 6 लोग उनके। अब जनाब हिजबुल्लाह ने भी कहा है और हुतीस ने भी कि वो जवाब देंगे। ये तल अवीव पे जो अटैक हुआ था उसका जवाब दिया, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। देखें अगर हिजबुल्लाह ये पूरा एक नेक्सस है ना, वो हुतीस का क्या नुकसान हुआ है? 6 हुतीस जो देखें ना, हुतीस तो उनका यहाँ पे उनको तो एक बहाना मिल गया। अच्छा अब तो सेकंड फेज में उनका जो ऐलान उन्होंने किया है, अब तो फेज 2 शुरू होने वाला है हमारा इसराइल के खिलाफ। ओ भाई, पहला उनका वारा जो है जिसको कबूतर समझ के वो देखते रहे वो इधर से ये आ गए, उधर से वो हिजबुल्लाह ने कर दिया, इधर से हमास अभी जिंदा है। इशू ये है कि इसको एग्रीमेंट की तरफ जाएं, और ना सीरिया डिस्टेबलाइज होना चाहिए, ना इराक डिस्टेबलाइज होना चाहिए। और आज मैं प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले मैं फाइनेंशियल टाइम्स में एक बड़ा खूबसूरत एक आर्टिकल लिखा है, अगर हम ये 3rd स्लाइड को दिखा सकें।
यूएई की जो फॉरेन मिनिस्ट्री, उनकी जो फॉरेन ऑफिस की ख़ातून जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं बराए इस रीजन के, उन्होंने कहा है कि टेम्प्रेरी, अगर हम दिखा सकें, उनकी जो ऑथर हैं बड़ी ज़बरदस्त खातून है, उन्होंने फिर इंटरव्यू भी दिया है। जो दूसरा आर्टिकल है वो इंटरव्यू है, वो उनका इंटरव्यू है कि यूएई टेम्प्रेरी इंटरनेशनल मिशन इज़ नीडेड इन गज़ा, और तो 2 आर्टिकल्स उनके हैं। अच्छा, तो उसमें जो है वो जो है उसमें वो ये कह रही हैं कि जो मुत्तहिदा अरब अमारात पहला मुल्क है जिसने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी फोर्स को, फौजों को मल्टी नेशनल स्टेबलाइजिंग मिशन पे भेजने के लिए तैयार हैं। ये यूएई ने कह दिया। गल्फ स्टेट पहला मुल्क है, ठीक है, बूट्स ऑन द ग्राउंड, पोस्ट वॉर प्लान चल रही है, बात मैंने कहा इसीलिए चल रही है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उसमें यूएस प्रोवाइड करे लीडरशिप रोल, स्टेप करे पैलेस्टीनियन स्टेट की तरफ। यूएई ने पहले, ये है लाना नुसैबिया, ये स्पेशल एनवॉय टू यूएई फॉरेन मिनिस्टर। अच्छा, इन्होंने जनाब एक इंटरव्यू दिया है, 2 हैं इनके, एक ये इंटरव्यू है और एक जो है इनका वो ऑपेड छपा हुआ है। इसमें वो कह रही हैं कि अबू धाबी अमेरिका से डिस्कस किए, वैक्यूम फील करेंगे, इसमें ह्यूमैनिटेरियन रिकंस्ट्रक्शन। देखिए ना, यूएई, मैंने पहले भी कहा था ना, यूएई जो है वो हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स, एड, ये सारा ड्यूरिंग दिस क्राइसिस यूएई उसमें प्रोएक्टिव रोल रहा है यूएई का। अब यूएई कह रहा है कि टुवर्ड्स पैलेस्टीनियन स्टेट यूएई पहला मुल्क, देखें, ताकि वो रुके ना चीज, ताकि चीज ना रुके, हर मुल्क ने अपना रोल प्ले किया है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट कंट्री हैं हम जो कि बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड पैलेस्टीनियन स्टेट की तरफ जाए। यूएई है, सऊदी अरेबिया साथ, और अब जनाब नेतन्याहू वहाँ पर, अच्छा, इतने मुजाहरे प्लान किए हुए हैं वहाँ पे अमेरिका में, वो जहाँ जाएगा नेतन्याहू के लिए सैकड़ों मुजाहरे, और आगे पीछे दाएं बाएं। अगर तो बाइडेन साहब ये करवा गए ना, ये खून रेजी ख़त्म करवा गए, आप यकीन करें कि इनकी वापसी हो जाएगी, ट्रंप के मुकाबले भी इनकी वापसी हो जाएगी। अगर इन्होंने नहीं कही, ट्रंप आने से पहले ठुस हो जाएगा, क्योंकि ट्रंप को ऐसा मिडल ईस्ट मिलेगा, ऐसा मशरिक वस्ता, ऐसी दुनिया मिलेगी उसको, ट्रंप को भूल जाएगा यूक्रेन कौन सा मॉस्को और क्या कुछ है। वो ट्रंप की भी इसी में जो है ना वो उसकी बचत है कि ये खून रेजी बंद, आपके ख्याल से खून रेजी चलेगी ये अगर ये मुआहदा नहीं होता तो ट्रंप के आने तक। और ट्रंप को जो फिर मिलेगा, ये हुतीज और ये सारा बड़े मुश्किल से लोगों ने संभाला हुआ है मुल्कों को आपस में, ये लाजिम है इसको पकड़ के, इसको जो मर्जी को छितर मारें, जो करें, इससे वो एग्रीमेंट साइन करवाएं। और बाइडेन का एग्रीमेंट वो कहता है इसराइल ने दिया है, खुद करके कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं। यूएई की तरफ से आज स्ट्रांग बात आई है कि हम बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए तैयार हैं, मल्टी नेशनल फोर्स यहां पर, और गजा और मगरबी किनारा एक स्टेट बनेगी, पैलेस्टीनियन स्टेट, और हम यहां पे रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, सब हर चीज के लिए तैयार हैं। लेकिन ये शराइत वही शराइत कौन सी जो बाइडेन ने, ये उस वक्त है जब नेतन्याहू का जहाज एक दिन का कैंसिल हो गया, फ्लाइट जाएगी उसकी अब कल, मंगल की शाम को मुलाकात करेगा नेतन्याहू से, बुध को कांग्रेस से खिताब करेगा, और उससे पहले इसराइल में भी मुजाहरे हो रहे हैं कि वहां से अपना ये बूथा लेके वापस मत आना, ये मुआहदे पे साइन करके आना, वरना उधर ही बैठ जाना। ठीक है, तो मसला ये है कि ये देखें ना उदैबा और ये हुतीस का आना और ये मामला, और उधर से हिजबुल्लाह ने कह दिए कि मतलब इसको अब रोकें, बहुत खुरेजी हो गई, बहुत मामला ख़राब हो गए। और मेरा ख्याल से कि नेतन्याहू जो है उधर हसीना वाजिद का पता नहीं क्या बनेगा, उधर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। और वो कह रही है 1 मिनट जो रजाकार, उसने अपनी तो टॉन्ट किया था, उसका मैं भी रजाकार हूँ, तू भी रजाकार है, वो तो सारे लोग उसके पूरे वहाँ नारे लगने शुरू हो गए। तो ये है कि अब देखें पता नहीं क्या सूरत हाल डेवलप होती है। और इंडिया आउट वाला है ये जो पूरी पार्टी है ना, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, ये वो है जमात इस्लामी, ये सारे ये इंडिया आउट वाली पार्टी है। तो इंडिया में अब ये थिंकिंग हो रही है कि ठहर जाओ, इंडिया आउट वालों से अब जरा बात की जाए, क्योंकि होता है ना थ्रो अंडर द बस। हसीना वाजिद अगर बचती है तो बचती है, नहीं बचती तो हमारे उनके पहले ही लुक ईस्ट मसाइल बड़े खड़े हो गए हैं वहाँ पे सारे म्यांमार की वजह से। बहरहाल मुल्क में हमारी दुआएं कि वहाँ पे खैरियत तो बड़ी इंसानी जाने गई हैं और ये मामला रफा दफ़ा हो जाए, जिस तरह हसीना वाजिद उसको जैसे भी करती हैं। लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि एक जुमला जो होता है बाज़ दफ़ा टॉन्टिंग, वो किस कदर मुल्कों को आगे जाता है, जैसा कि
हसीना वाजिद ने किया अपने साथ। अच्छा, उनके साथ ही ये भी खुल गया कि उनकी जो ये जो बबल था बांग्लादेश की इकोनॉमी का, पैसा बड़ा है, लोगों के पास नहीं है। ये देखें ना कि ये कितना बड़ा मसला है कि पैसा बहुत है, इकोनॉमी बड़ी है। ये बांग्लादेश जैसा मुल्क जो है उसमें ये बड़ा मसला होता है, पैसा बहुत आपको इकोनॉमी में नजर आ रहा है लेकिन लोग गरीब हैं। ये क्या चक्कर है? ठीक है ना, इसका मतलब वहाँ पर भी अच्छी खासी बड़ी स्ट्रॉन्ग बदमाशियाँ बैठी है, निपटना पड़ेगा उनसे। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद अपना दोस्तों रिश्तेदारों के लिए दोनों वाकई लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।